Good afternoon, everyone. And I hope my voice is clear. Yes. Okay, so हमने बहुत सेशंस पढ़ लिए है ना। आपको कैसा लग रहा है ये ट्रेनिंग में? सब नया कुछ जान पा रहे हैं कि नहीं जान रहे? नया सीख रहे हैं? आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ हर सेशन में कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा होगा, है ना। आप बहुत सालों से हो सकता है कि ये नर्सिंग का काम कर रहे हैं, फिर भी हमें हर रोज कुछ ना कुछ तो नया नया जानने को मिलता ही है जब हम पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, है ना। बिकॉज नो टू पेशेंट्स आर सेम, राइट। कोई भी दो पेशेंट्स एक समान नहीं होता, ऑल्दो दे माइट हैव सेम डायग्नोसिस। ठीक है, तो हमारे ये पैलिएटिव केयर के सेशंस में भी, पैलिएटिव केयर पेशेंट्स में भी हम देखते हैं कि सपोज दो पेशेंट्स को कुछ सेम कैंसर हो गया, राइट। से फॉर एग्जांपल बकल म्यूकोसा कैंसर, लेकिन वो दोनों का जो सिम्टम्स होगा वो अलग होगा। कभी कभी उनको हम जैसे ट्रीट करते हैं वो भी उसकी वजह से काफी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंगेटिंग वुंड्स। ये फंगेटिंग वुंड आपने शायद देखा भी हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी देखा है। ठीक है, तो आज मैं आपको कई फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी कि वो कैसे दिखेगा। ठीक है, और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि उसकी केयर कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे भी हम कैंसर पेशेंट के साथ सब केयर करते हैं, तो हमें जानने को मिलता है कि कई सारी ऐसी बातें होती है कि जो कि आम जो मुश्किल होती है, आम डिसीज होते हैं, उनसे कई गुना अलग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो डिसीज ही ऐसा है। तो अभी कैंसर की वजह से सपोज घाव हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे। आपने ये जो घाव का फर्स्ट पार्ट था दैट वाज बेड सोर, उसमें काफी कुछ सीखा होगा, राइट। सो आज हम ये दूसरी टाइप का घाव देखने जा रहे हैं जो जिसको बोलेंगे हम फंगेटिंग वुंड। तो ये फंगेटिंग वुंड क्या है? जब भी पेशेंट को कैंसर की ट्यूमर होती है, तो वो हर ट्यूमर अलग से दिखावा देती है। बॉडी के ऊपर भी हो सकती है, बॉडी के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब ये ट्यूमर जो है तो वो बॉडी के ऐसे पार्ट में आ जाए और वो फट जाए, ठीक है, तो वो कैसे दिखेगी? वो एक कभी कभी हमें भी कभी ऐसा लगेगा कि ये भयानक दृश्य कैसे हमारे सामने आ गया। तो अभी इमेजिन करो कि जो पेशेंट की बॉडी में ये घाव है उसको कैसा महसूस होता होगा। ठीक है, तो ये सब जान के हमें उसके साथ उसकी केयर करनी है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पैलिएटिव केयर। और मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि ऐसा जो घाव होता है वो मिटता नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ पैलिएटिव केयर ही हम दे सकते हैं। तो अभी उसको वो कैसे होता है, वो क्या है, उसमें क्या मुश्किलें आ सकती है, और वो मुश्किलों में से हम पेशेंट को कैसे कितनी हद तक, मैक्सिमम हद तक हम कैसे कंफर्ट दे पाए, तो ये हमारा एम होगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज इट एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। ठीक है, वो क्या है और उसका वो होने का कारण क्या है। तो वो डेफिनेशन क्या दे रखी है कि इट इज अ मास ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स दैट हैव इनफिल्ट्रेटेड द एपिथेलियम एंड सराउंडिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो जो मैलिग्नेंट सेल्स है, तो वो क्या होता है कि हमारी जो स्किन का लेयर है, एपिथेलियम लेयर,
ठीक है, उसको पार कर देता है, उसको उसमें वो बढ़ जाती है और वो वहां पे फट जाती है। और एपिथेलियम में और क्या चीजें हैं, तो ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फ वेसल्स भी होती है, कैपिलरीज भी होती है, कैपिलरी साइनसेस भी होते हैं, है ना। तो ये सब में हमारे जो ट्यूमर के सेल्स है तो वो बढ़ावा बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो जिसको हम इनफिल्ट्रेशन कहेंगे, उसमें वो पैट गए हैं, ठीक है, अंदर आ गए हैं वो सब हेल्दी टिश्यूज है, हेल्दी ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर वो अभी आ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, तो इट विल बी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर, ठीक है। और जब तक कि रिसर्च हुआ है तब तक देखा जा सकता है कि अप टू 5 to 15% जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें ये फंगेटिंग वुंड देखने को मिलता है। तो हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं तो उनमें हो सकता है कि हमें ये फंगेटिंग वुंड देखने को मिले। अभी वो कैसे होता है, कॉजेस क्या हो सकता है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर वो स्किन के ऊपर ही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि ट्यूमर दूसरी जगह पे है, बॉडी के अंदर है, सपोज कि पेशेंट के स्टमक में मेन ट्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी ट्यूमर इन पेशेंट्स स्टमक, लेकिन अभी वो कैंसर सेल्स माइग्रेट होके स्किन के ऊपर आए और क्या हुआ, तो हमें चेस्ट पे ट्यूमर देखने को मिली, या तो हो सकता है कि कई उसके जो नेक का पार्ट है उसमें देखने को मिली, ठीक है, और वो फट गई वहां पे। तो अभी कई जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स है और मेन ब्लड वेसल्स रहते हैं, है ना। तो अगर उसमें ये ट्यूमर का फैलावा हो जाए और वहां वो फट जाए, तो यू कैन इमेजिन कि कितना भारी उसको ब्लीडिंग होएगा, है ना। तो ये सब की वजह से क्या होगा, पेशेंट को हर बार वो जब भी अपना बॉडी देखेगा तो उसको हरदम ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बस अभी मरने ही वाला हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस मैं मर ही जाऊंगा। कभी कभी दे विल गो इनटू सच डिप्रेशन कि वो बोलेंगे कि नहीं अभी मुझे मार दो, अभी मुझसे सहन नहीं होगा। आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट्स आए होंगे, बोलते होंगे, राइट। सो अभी उनको उनके साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, उनको हम कैसे मैक्सिमम कंफर्ट देना है, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सेकंड क्या रीजन है, सो दैट इज मेटास्टेटिक डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो कि ट्यूमर इटसेल्फ इज इन द स्किन, क्योंकि प्राइमरी ट्यूमर ही स्किन में देखने को मिली है। तो ये 3 मेन कॉजेस है कि जिसकी वजह से हमें फंगेटिंग वुंड पेशेंट के बॉडी में देखने को मिलेगा। अभी देख लीजिए ये पेशेंट के चेस्ट पे कितना बड़ा घाव है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे घाव की सारवार करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि 5 to 15% ऑफ कैंसर वो फंगेटिंग वुंड में रिजल्ट हो सकते हैं, उसका परिणाम स्वरूप फंगेटिंग वुंड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इट इज कॉन्स्टेंट विजुअल रिमाइंडर। सब कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ट्यूमर पेशेंट के जो खुले पार्ट है, जैसे हाथ है या उसके नेक है या तो उसके फेस है, उस पे देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो छुपा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो ड्रेसिंग होता है वो इतना बड़ा बल्कि हो जाता है, तो उसकी वजह से वो छिपाना बहुत ही पेशेंट के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि अभी वो ठीक नहीं होने वाला और उसकी मृत्यु निश्चित है। अभी वाला कौन सा ऐसा शख्स होगा कि जो अपनी मृत्यु से नहीं डरता होगा, है ना। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे होंगे, तो ये सब के साथ हमें डील करना है, ठीक है। पेन तो है ही पेशेंट के साथ,
और उसके सिवा आप देख सकते हो कि पेशेंट को कितना सारा एक्सुडेट निकलेगा, कितना सारा सिक्रेशंस निकलेगा, और वो सिक्रेशंस फिर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया होंगे, एरोबिक होंगे या एरोबिक होंगे, और उनका फिर से इन्फेक्शन करना घाव को, और फिर पूरा आजू बाजू, पेशेंट के आजू बाजू में एकदम से बदबू आना, है ना। कभी कभी अगर मेन वेसल में वो कैंसर सेल्स हो गए हैं, उसमें वुंड ऐसा क्रिएट हो गया है, जैसे कि ये पेशेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है, चेस्ट पे ही है ना, तो नेचुरली वो अंदर भी होगा, है ना। गांव आप देख रहे हो, राइट, ये क्रैटर लाइक है और बीच में बड़ा सा खड्डा है, ठीक है, तो वो कैविटी के साथ जुड़ जाएगा, है ना, अंदर जो बॉडी की कैविटी है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो अभी वहां पे भी कैंसर सेल्स तो बढ़ेंगे और मेजर वेसल्स होंगे। यू कैन सी हियर, यू कैन जस्ट इमेजिन कि पेशेंट की जो मेजर ब्लड वेसल्स है, जैसे कि आयोटा है या पल्मोनरी आर्टरी है, उसमें ये ग्रोथ घुस गया, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम पेशेंट के लिए हो सकता है। तो ये सब में हम पेशेंट से कैसी केयर करेंगे, पेशेंट के रिलेटिव्स को क्या बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के घर में छोटे छोटे बच्चे हो, तो अभी ब्लीडिंग और ये सब देख के पेशेंट खुद भी घबरा जाएगा, और इतना काफी होगा तो पेशेंट का रिलेटिव्स है, केयरटेकर है, बच्चे तो आपको घबराने ही वाले ही है ना। तो ये सब सिचुएशंस में क्या करेंगे, तो ये सब हम देखेंगे आज। और अगर हम ऐसे घाव की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हाँ, कुछ भी उसको बस ऐसे ही हाल में छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा डैमेज करेगा पेशेंट की बॉडी को, ठीक है। और जो आजू बाजू का आसपास का जो उसका टिश्यूज है, जो कि हेल्दी भी हो सकता है, तो उसके ऊपर भी वो काफी सारा खराब असर करने वाला है। तो ये सब में से हमें पेशेंट को केयर करनी है। अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी और कहाँ पे वो देखने को मिलेंगे, वो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको अगले पिक्चर में बताया, तो वो कैसे दिखता है, फंगस लाइक अपीयरेंस रहता है, ठीक है, व्हाइटिश जनरली होता है, और वो एक क्रैटर सा देखने मिलेगा। आप सभी ने क्रैटर देखा होगा, कैसा पिक्चर तो एटलीस्ट देखा होगा कि आसपास के जैसा पार्ट है तो वो जैसा पहाड़ी जैसा देखने को मिलेगा, और बीच में है तो बड़ा सा घाव दिखेगा, तो वो जैसे लावा निकलता है ना, तो वो सब सिक्रीशंस जैसे उबल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ऐसा हमें वुंड देखने को मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड क्रेटर, ठीक है। और छोटा कभी घाव होता है और वो जब फटने लगता है तो इट विल अपीयर लाइक कॉलीफ्लावर, इट विल सेम लुक लाइक कॉलीफ्लावर, और फिर धीरे धीरे वो बीच में खड्डा होने लगेगा, एंड स्टिल द सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये काफी रेट से, काफी हाई रेट से जब कैंसर सेल्स बढ़ते रहते हैं, तो क्या होगा, वो नॉट ओनली द टिश्यू नेक्रोसिस विल टेक प्लेस, लेकिन पूरा क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, और पूरा many times blackish tissues because of the necrosis will also be seen। और वो बॉडी के पास का जो पार्ट है, जो कि कैविटी है, वहां पे फिस्टुला भी बनाएगा, तो वो और भी अंदर आपको उतरने लगेगा, वुंड है वो काफी डीप हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलता है। तो अभी उसके साथ क्या क्या सिम्टम्स हो सके, होंगे, ठीक है, तो मेनली पेन होगा, ठीक है, फिर उसके साथ काफी सारा एक्सुडेट होगा, काफी सारा सिक्रीशंस निकलता आपको देखने को मिलेगा। कई बार इतना सारा आप ड्रेसिंग रखो, उसके ऊपर मटेरियल रखो, फिर भी वो जैसे सबको एब्जॉर्ब करके फिर से आपको रखना पड़े दूसरा ड्रेसिंग मटेरियल, ऐसी भी नौबत आ सकती है। और जब भी वो मेजर वेसल को इन्वेड करेगा तो हैवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया यू विल हैव माल ऑर्डर ऑल्सो,
ओके, एंड नॉट ओनली बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द कैंसर, जो भी सेल्स बढ़ रहे हैं इतनी सारी ज्यादा संख्या में, तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ है, ठीक है, और वो हद से ज्यादा डिस्ट्रॉय भी होंगे। हाँ, तो उसकी वजह से भी काफी ऑर्डर हमें मिलेगी पेशेंट में देखने को। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हो सकती है? तो मोस्टली ये फंगेटिंग वुंड हमें ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलते हैं। वैसे तो सभी कैंसर में से ये फंगेटिंग वुंड हो सकता है, लेकिन जो कि बहुत तक कॉमनली देखने को मिलती है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और हेड एंड नेक कैंसर में काफी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, किडनी, ब्लैडर, लंग, ओवरी, वजाइना, कॉलन और पेनिस। सो क्रमशः हमें ये सब देखने को मिलेगा, ये जगह पे हमें फंगेटिंग वुंड देखने को मिलेगा, और हर फंगेटिंग वुंड विल बी डिफरेंट इन द लुक, कि वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। अभी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है वो देखते हैं। तो जो फंगेटिंग लीजन होते हैं उसमें क्या होता है, कैंसरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसका रैपिड प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, और ये होते होते हमें कैसा उसका दिखावा देगा, जैसे कि कॉलीफ्लावर है ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अभी अल्सरेशन होगा तो उसकी वजह से वो आसपास में आपको एक जैसे हिली एरिया देखने को मिलेगा, एक बॉर्डर देखने को मिलेगी, और बीच में एक खड्डा देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट इज ओपन क्रैटर विथ मार्जिन। और क्या होगा, जो भी साइनसिस है उसको भी सब इरोड कर देगा, उसमें भी वो जो कैंसर है सेल्स है वो फैल जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें साइनसिस में से भी काफी फ्लूइड निकलते हुए देखने को मिलेगा और ब्लीडिंग भी होगा। तो दैट इज इरोजन ऑफ साइनसिस। अभी सिम्टम्स में क्यों है, क्यों देखने को, सो पैथोफिजियोलॉजी में देखे तो क्या होगा कि ये हमें पता है कि जो भी सेल्स इतने सारे स्पीड से प्रोलिफरेट हो रहे हैं, तो उसकी वास्कुलर डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। इतना अच्छे से सब सेल्स है उसमें क्या होगा, तो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स को इनफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, अच्छे से परफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हमें पता है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, कि वो ब्लड जो भी सेल्स है उसको ऑक्सीजन देगा और न्यूट्रिशन देगा। अभी सेल्स को ठीक से परफ्यूजन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा। हाँ, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डेथ ऑफ द टिश्यूज देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अभी जो भी वेसल्स है, ओके, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ क्या होगा, सब वेसल से वो एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल्स का फंक्शन क्या है, हमें पता है कि वो क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सेल्स में रह जाता है उसको वो कैरी करके ब्लड सर्कुलेशन, मेन ब्लड सर्कुलेशन में उसमें डालता है, ठीक है। और प्लस बीच बीच में क्या है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, तो जिसमें टी सेल्स, बी सेल्स रहते हैं, और उसका हम इम्यूनिटी में ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो अभी वो सब भी क्या देखने को मिलेगा, हमें एनलार्ज देखने को मिलेगा। और जब वो ठीक से रिटर्न फ्लो नहीं होता है तो उसकी वजह से फ्लूइड सब इंटरस्टिशियल टिश्यूज में रह जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, टिश्यूज पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अभी वो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से और भी क्या होगा, जो भी छोटी मोटी सब हमारी ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर भी क्या आएगा, प्रेशर आएगा, तो वो भी कोलैप्स हो जाएगी।
ठीक है। तो अभी लोकल जगह में से जब वेसल में फ्लूइड नहीं जाता है तो उसकी वजह से एक्सुडेट अभी और भी सेल्स में से बाहर निकलेगा। ठीक है। सो ये पूरा एक्सुडेट का पैथोफिजियोलॉजी है, क्यों एक्सुडेट हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ब्लीडिंग हो रहा है। अभी ये जो हमारे पूरा वुंड का जो सेल से प्रोलिफरेशन हो रहा है, और वो क्या, उसमें क्या होगा, तो इतना सारा प्रोलिफरेशन होने की वजह से जो वो पीएच है तो वो एसिडिक हो जाती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो जमा रहता है उसकी पीएच कैसी हमें देखने को मिलती है, एसिडिक ज्यादातर देखने को मिलती है। और ये सब फिर क्या होता है, that interferes with the clotting mechanism। एक्चुअली क्या होना चाहिए, जब भी ब्लीडिंग पॉइंट हो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो एसिडिक पीएच होने की वजह से क्या होता है, वो क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है उसमें बाधा डालता है, वो ठीक से होने नहीं देता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग होगा और वो जो टिश्यूज है वो हर बार कैसा रहेगा, फ्लूइड में ही रहेगा, है ना। तो इतना ज्यादातर फ्लूइड होने से कैसा हो जाता है, जैसे हम कभी कभी सबने वेजिटेबल्स तो सबका साथ एक्सपीरियंस है ना, वेजिटेबल्स रखने को रखने में। तो अभी वेजिटेबल्स में बहुत ही पानी भर जाए, जैसे बहुत दिनों से सपोज फ्रीज में भले ही हमने रखा हो, लेकिन अंदर जब हम बैग में रखते हैं तो क्या होता है, इतना सारा पानी वो छूटता है, तो उसकी वजह से सब क्या हो जाता है, हमारा जो वेजिटेबल है वो एकदम ढीला पड़ जाता है ना, एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, सॉगी हो जाता है। तो सेम वे हमारे जो बॉडी के टिश्यूज में ऐसा होगा तो कैसा रहेगा, वो टिश्यूज हर बार वो निकलते ही जाएंगे, थोड़ा भी आप छुओगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगा और वो टिश्यू वहां से निकल जाएगा। ओके, सो यू विल सी लॉट ऑफ ब्लीडिंग एंड फ्राइबल टिश्यूज। ठीक है। फिर हर बार ये नेक्रोसिस तो है और उसके साथ में मॉइस्चर भी है, तो नेचुरली वो और भी बैक्टीरिया और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करेगा, और देयर विल बी कॉलोनीज विल बी फॉर्म। ओके, और सेकेंडरी इन्फेक्शन लगेगा, तो उसकी वजह से और भी टिश्यूज का डेथ हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, जो भी फैटी एसिड्स है वो रिलीज होगा। ओके, तो ये जो है तो उसकी वजह से माल ऑर्डर हमें दिखने को महसूस होगी, बहुत ही खराब माल ऑर्डर आती है ऐसे उनमें से। और जो एक्सुडेट है, जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो अभी और भी बढ़ जाएंगे। ओके, सो मेनली हमने क्या क्या पेशेंट के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट विल बी पेन, देन लॉट ऑफ एक्सुडेट, देन नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज, देन माल ऑर्डर और ब्लीडिंग। ठीक है, इतना हमें देखने को ऐसे वुंड्स में मिलेगा। और अभी और भी प्रॉब्लम आई तो वो लास्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है वो हम बाद में देखने वाले हैं। ओके, तो अभी चलो सोचते हैं कि इसको ऐसे वुंड को मैनेज हम कैसे करेंगे। तो अभी ऐसे वुंड को हम 100% हील हो जाएगा ऐसा तो हम नहीं सोच सकते, है ना। तो हमारा क्या होगा, सिम्टम कंट्रोल, हमारा गोल क्या होगा, सिम्टम कंट्रोल का गोल होगा। और वो गोल अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड वुंड। ठीक है, वो कैसे करना है, होलिस्टिक असेसमेंट में क्या क्या आता है, इट विल कंटेन फिजिकल असेसमेंट, देन और क्या आएगा, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिर सोशल असेसमेंट एंड स्पिरिचुअल असेसमेंट। ओके, सो ये सब भी चीजें हमें पेशेंट के असेसमेंट के लिए, वुंड की असेसमेंट के लिए ये सब याद रखना है। और जब भी पेशेंट को देखो तो इमीडिएटली थिंक 1 2 3 4 अंडर ऑल दिस 4 हेडिंग्स।
ठीक है। अभी वुंड है तो बहुत टाइम से रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो क्रॉनिक नेचर तो होगा ही, और सब अदर सिम्टम्स होंगे, उसकी वजह से उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमें पेशेंट की जब केयर करते हैं तब इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। और ट्रीटमेंट पार्ट में हमें क्या पेशेंट को फर्स्ट चाहिए, क्या जरूरत है, उसके मुताबिक हायरार्की के मुताबिक हमें उसको केयर करनी पड़ेगी। ओके, सो असेसमेंट क्यों करना है? तो हम असेसमेंट करेंगे तभी तो हम पे पता चलेगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट को वो ठीक है कि नहीं, कि और भी कुछ करने की जरूरत है। हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी कोई साइड इफेक्ट्स हो रही है कि नहीं, वो भी हमें जानने को मिलेगी। तो इसीलिए असेसमेंट करते रहना काफी जरूरी है। और उससे और क्या होगा, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो उसमें हमें झांकने का एक अवसर मिलेगा, है ना। उसमें हम देख सकेंगे कि पेशेंट को हम मैक्सिमम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी वेरी important to take care of any patient, not only with the patient having fungating wound, but all the patients, those whom we are caring about. ओके, सो अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ कि जैसे ये दो वुंड आप देख रहे हो, एक लेफ्ट साइड पे अम्मा है, उसके फेस पे आप फंगेटिंग वुंड देख रहे हो, है ना, ये वाला, राइट। और राइट साइड का जो है वो पेशेंट के पैर में वुंड है, ठीक है। तो अभी आपको जल्दी से होलिस्टिक अप्रोच को यूज करके जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में चारों जो हेडिंग है उसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को आएगी, हाँ, तो इसका लिस्ट बना डालो, ठीक है। और आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो लेट मी से आई विल गिव यू 2-3 minutes, सो फास्ट यू कैन डू दैट, मेक द लिस्ट, ठीक है। फिर हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है पेशेंट के लिए। है ना, दो अलग अलग वुंड आपको देख पा रहे हैं, हाँ, दोनों के लिए आपको असेसमेंट करना है और एकदम से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स होगी उसका ये अंदाजा लगाइए। यस, somebody has written माल ऑर्डर, यस, वेरी गुड। पम्मी कुमारी ने लिखा है पेन है, ब्लीडिंग है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट कैसा महसूस करेगा? यस, मैगट्स भी हो सकता है, राइट। दैट इज द अल्टीमेट, दैट बिकम्स वेरी हॉरिबल। और क्या हो सकता है पेशेंट को? फिजिकल के अलावा कोई और प्रॉब्लम होगा? पेशेंट के मन में बहुत सवाल होंगे, यस यस, राइट। अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, राइट। अभी ठीक हो भी पाएगा कि नहीं, बहुत है ना नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव थॉट्स विल बी देयर, डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा। यस, वेरी गुड। हाँ, पब्लिक प्लेस में जाने से डिस्कम्फर्ट होगा, डरेंगे, है ना, आइसोलेट कर देंगे, सही बात है। और कुछ आ रहा है आपके मन में? कुछ और प्रॉब्लम्स पेशेंट के लिए क्या होगा, और कुछ सोच पा रहे हैं? हाँ, वेरी मैसी होगा। ट्रीटमेंट एक्सपेंस, यस, ट्रीटमेंट एक्सपेंस क्या होगा, पेशेंट है ना,
हड़बड़ा गया होगा कि ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, अभी 2 दिन पहले तो इतना छोटा सा वुंड था, अभी तो ये बढ़ता इतना सारा हो गया है, तो कैसे होगा, खाने में प्रॉब्लम, यस, कपड़े पहनने में, है ना। जैसे ये अम्मा है बेचारी के कैसे अपनी माउथ केयर करती होगी, राइट। तो उसका तो टोटली जीना ही हराम हो गया है ना, पेशेंट को देखे तो भी इतना भयंकर दिखेगा, पेशेंट कभी बाहर नहीं जाएगी पाएगी, हम्म, ठीक से बैठी भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, है ना, सो भी नहीं पाएगी, कितना सारा प्रॉब्लम्स होगा, यस, अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, राइट। ओके, सो मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव लिस्टेड, वेरी गुड। तो अभी फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो वो कौन से साइड पे है, बॉडी के कौन सी जगह पे लोकेट हुआ है, उसकी साइज क्या है, उसके ऊपर भी काफी कुछ निर्भर रहेगा, राइट। क्योंकि उसके ऊपर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी हाउ यू विल बी डूइंग अप्लाइंग द ड्रेसिंग, वो कैसे साफ करेंगे, वो खुद ब खुद तो साफ नहीं कर पाएंगे ठीक से, वो केयर टेकर है वो कैसे साफ करेगा उसको, है ना, उसको भी डर लगता होगा कि ये मैं छूता हूं तो ब्लीडिंग हो जाता है, अभी ये क्या होगा इसमें, हाँ। फिर और किस पे ये निर्भर करेगा, तो बेसिकली जो भी टिश्यू टाइप है ना, जो जिसमें ये वुंड देखने को मिलेगा, ट्यूमर देखने को मिलती है, तो वो टिश्यू टाइप के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है, उसमें से कितना एक्सुडेट लेवल है, और छोटा बड़ा कितना है, ऑर्डर कैसी आ रही है, पेन लेवल कितना है, स्पेशली क्योंकि ये सब ना वो पेन नर्व्स है वो भी उसके एंड सब खुले होंगे, तो जस्ट इमेजिन थोड़ा सा भी पवन आएगा तो भी पेशेंट को पेन होगा, इतना सारा खराब उसका पोजीशन हो गया है, lot of itching will be there because all the time that secretion is there, और वो secretion अभी हेल्दी टिश्यूज को भी टच कर रहा होगा और वो भी सब मैसी करता होगा, तो लॉट ऑफ प्रूराइटिस विल बी देयर, मेनी टाइम्स पेशेंट्स इफ द नेल्स आर लॉन्ग देन will create another problem, okay, so you can imagine how we can help them, और सराउंडिंग स्किन की कंडीशन कैसी वो भी बिगड़ती जाएगी, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि बैरियर क्रीम ऑलवेज लगा के रखे, इफेक्ट्स ऑन डेली एक्टिविटीज कैसे वो कर आते होंगे, ड्रेसिंग कितना जल्दी जल्दी हमें ड्रेसिंग चेंज करना है, दिन में 2 बार 3 बार की वो भी उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो मिनिमम वी विल हैव टू चेंज 2 times, okay, but of course it will depend on the amount of the exudate, okay, and plus it will be so bulky, so again the material, okay, so that also we have to see, एंड प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। अभी साइकोलॉजिकल इश्यूज आपने कई लोगों के लिखा कि भाई उनको हर बार सोचते होंगे कि भाई हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं, राइट, क्योंकि ऑलवेज बॉडी के ऊपर ही है, तो विजुअल रिमाइंडर है, जैसे हमने अगले पहले स्लाइड में ही देखा, ठीक है, तो बॉडी इमेज उसकी कैसी है, माल ऑर्डर है तो उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम्स है, तो इट विल पेशेंट विल फील कि वो जैसे दिन ब दिन सड़ता ही जा रहा है, बस उस वो ना खराब ही हो रहा है दिन ब दिन, इतना उसको खराब लगेगा, सो डिस्गस्ट फीलिंग होगी पेशेंट की मन में, अपीयरेंस इतना खराब है तो बाहर नहीं जा पाएगा, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज तो रहेगी ही रहेगी, अगर फेस पे है, कई लोग भले ही फेस पे ना हो लेकिन वो ऑर्डर ही इतनी गंदी होगी तो दूसरे लोग उसके पास आएंगे भी नहीं, रिजेक्ट करेंगे, है ना, तो सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, कई लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई ये आदमी ऊपर या औरत ऊपर तो देवी देवता का कोप है, तो उसके घर को ही आप आइसोलेट कर दो, उसके घर के किसी के भी साथ संबंध न रखो, यानी टोटल रिजेक्शन, कभी पेशेंट खुद ब खुद भी सोशल आइसोलेट कर देगा, ठीक है, ऑलवेज
वो ये मुझे क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो फर्स्ट इज ऑलवेज डिनायल, राइट। सो दैट स्टेट पेशेंट के माइंड में से बाहर निकले, एक्सेप्ट करे, वो भी काफी हद तक टाइम लेता है। और पेशेंट के मन में हमेशा एक जलन सी रहती है, एगनी रहती है कि मैं हार गया, है ना, मैं रोग के सामने हार गया। मैं तो उसका भी ये उसके मन में काफी प्रभाव होता है। डिप्रेशन में आ सकता है, एम्बेरस फील कर सकता है, फियर रहता है उसको, है ना। और गलती, हम मैंने गलती कर दी। कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत सालों से जैसे तंबाकू ले रहा हो, है ना, और तो क्या बोलेंगे, ये तो तंबाकू की वजह से ही हुआ। तो अभी पेशेंट मैंने ये नहीं लिया होता तो अच्छा होता, ये नहीं किया होता तो अच्छा लगा, तो वो गिल्ट फीलिंग ऑलवेज उसके मन में रहती है। अभी ये होलिस्टिक अप्रोच का नेक्स्ट है सोशल, है ना। तो इम्पैक्ट ऑन स्पाउस क्या होगा, इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, ये सबसे कि ऑर्डर विल बी परमेटिंग इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वो पेशेंट और क्लोज जो रिलेटिव है उसको तो 24/7 वहीं पे रहना है, पेशेंट के पास ही रहना है। तो यू कैन थिंक ऑफ the quality time they used to spend with each other। वो हर साथ में बैठ के कुछ टीवी देखते होंगे या तो खाते होंगे, तो ये सब उनसे जैसे छीना जा रहा है, ऐसा उनको महसूस होगा। ठीक है, वो विजिटर्स के नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं। इंफॉर्मेशन ऑन द नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली हमें हर बार लेनी चाहिए, ये जरूरी है। कभी कभी मिलना जुलना ड्रेसिंग चेंजेस की वजह से भी काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, क्योंकि कोई मिलने को आया लेकिन टाइम हो गया है ड्रेसिंग करने का, ठीक है, या तो पेशेंट ड्रेसिंग करने की वजह से बहुत जोर से पेन हो रहा है और चिल्ला रहा है, तो दे विल फील वेरी सेपरेटेड, एक्सक्लूडेड जैसे हो गए हो पेशेंट सराउंडिंग से, ऐसा फील करेंगे। डिसगस्ट और रिवल्जन जैसे हमने अभी देखा, सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे, है ना। सेक्सुअलिटी की बात तो हम इंडिया में काफी कम करते हैं, लेकिन यू कैन इमेजिन जब पेशेंट वेरी यंग है, और जितना भी बड़ा भी क्यों ना हो, ये ऑलवेज व्हेन देयर इज अ टॉक ऑफ द पार्टनर, ये प्रॉब्लम्स रहता ही है। दे मस्ट बी फीलिंग शेम, है ना। सोशल आइसोलेशन इधर भी आएगा, साइकोलॉजिकल सोशल में पार्ट में भी, जैसे हमने साइकोलॉजिकल में देखा। सोशल सपोर्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ एक ही पेशेंट में पूरा जो उनका इकोनॉमिक है पार्ट है वो सब खो देना पड़ता है ना, जैसे सब यूज हो जाता है। तो अभी घर में दूसरे लोग हैं तो उनका सर्वाइवल का क्या, है ना। बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए फीस के पैसे चाहिए, तो वो उसका क्या, ठीक है। अगर सब कुछ इसी पेशेंट पे सब यूज कर डाला तो वो भी खत्म हो जाता है, और रिसोर्सेज भी खत्म होने लगते हैं। कई बार सोशल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। स्पिरिचुअल इश्यूज, many times patients will think और relatives can think कि ये तो गॉड की तरफ से मिली हुई पनिशमेंट है। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही फेथफुल था तब भी एक कंडीशन खड़ी हो गई, तो वो ऐसा भी सोचते मैं तो हर बार किसी का मैंने बुरा ही नहीं किया, कभी भी ऑलवेज भगवान के सामने ही गया, हर बार प्रेयर की, फिर भी मुझे ये क्यों हुआ, है। तो एक एंगर सा आ जाती है पेशेंट के मन में। रिजेक्शन अभी कम्युनिटी की तरफ से हो गई है तो उसका भी गुस्सा निकलता है, कभी खुद पे कभी जो भी केयर टेकर है उस पे गुस्सा निकालता है, फैमिली मेंबर्स पे गुस्सा निकालता है। वो दो तरफ के पेशेंट्स देखने को मिलता है। कभी कभी पेशेंट है तो एकदम से आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल ही जैसे
उसको गॉड में विश्वास ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो ओवर रिलीजियस हो जाता है ना, उसको दूसरा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, बस वो गॉड के साथ ही वो टाइम बिताना चाहता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। many times they may lose purpose to live in the life। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जब पेशेंट का मैनेजमेंट करना है तो हमें क्या करना है। जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि हमें पेशेंट को क्या क्या, पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने भी मोस्टली सब भी पॉइंट्स बता दिए। तो हमारा जो पेशेंट का सिम्टम्स है वो ये सब रहेगा, है ना। पेशेंट को पेन होगा, ब्लीडिंग होगा, एक्सुडेट, माल ऑर्डर, मैगट्स, ओके। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसके आसपास हमारी ट्रीटमेंट रहेगी। और दूसरा ये भी मॉडल है होप्स मॉडल। तो हियर ऑल्सो यू कैन सी, राइट, होप्स में क्या क्या आता है, हेमरेज, ऑर्डर, पेन, एक्सुडेट एंड सुपरफिशियल इन्फेक्शन। तो ये सब का हमें केयर करना है। तो मेनी टाइम्स हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पेशेंट को रेडिएशन थेरापी या तो कीमोथेरापी दे, या तो फिर पेशेंट को जो भी नेक्रोस टिश्यूज है उसको निकाले, है ना, डीब्राइडिंग करे, ओके। सो या तो फिर सर्जरी करे, प्लास्टिक सर्जरी भी हो अगर आसपास के हेल्थ टिश्यूज है तो वो भी हो सकती है। तो ये करने से पेशेंट का जो वुंड है वो छोटा हो सकता है, लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स जो हमने आगे भी देखा कि असेसमेंट करें तब हमें पता चलेगा कि टिश्यू टाइप या क्या है, कैसा वुंड है, कौन सी जगह है, क्या है, वो सबके ऊपर निर्भर करेगा। और स्टेज के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। पेशेंट का बॉडी, आप भले ही पेशेंट भी चाहे रेडिएशन थेरापी लेने के लिए तैयार हो, कीमोथेरापी लेने को तैयार हो, लेकिन वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी चीज से फेवरेबल होनी जरूरी है, तब भी हम ये एंटी कैंसर ट्रीटमेंट दे पाएंगे पेशेंट को। कि जब भी पेशेंट हमें इन्फेक्शन है ऐसा देखने को मिले तो पेशेंट को सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। लोकल तो देते ही है, उसके उपरांत हमें पेशेंट को ओरल या तो फिर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। पेन का हमेशा ख्याल रखना है, पेशेंट का टाइप ऑफ पेन क्या है। आई होप आप पेन का सेशन हो गया है आपके लिए, तो आपको ये भी पता होगा कि कैसा टाइप का पेन है, वो आप कैसे PQRS के मुताबिक असेस करेंगे और उसके मुताबिक कैसे WHO लैडर पे निर्भर करके पेशेंट को पेन किलर देंगे। ठीक है, सो हमें जो भी एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी है तो उसका कैसा डोज है, पेशेंट वेदर इज टेकिंग अप्रोप्रिएटली एट प्रॉपर टाइम और नॉट, ये सब देखना पड़ेगा। और जब हमें ड्रेसिंग करना है तो क्या याद रखना है, 30 मिनट्स बिफोर ड्रेसिंग हमें पेशेंट को एनाल्जेसिक देना है। या तो हम अपना जो ड्रेसिंग का टाइम है वो ऐसा रखें कि पेशेंट को जो भी रेगुलर डोज आता है, सपोज पेशेंट को 8 बजे का डोज आता है तो हम ड्रेसिंग करने के लिए 8:30 बजे जाए। ठीक है, अगर हम पेशेंट के पास से 9:30 को पहुंचते हैं तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि 9 o'clock हम एक एक्स्ट्रा डोज पेशेंट को एनाल्जेसिक का दे। तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे बड़े बड़े ड्रेसिंग पेशेंट को बहुत ही पेनफुल रहते हैं। तो वो इट विल बी लाइक अ विशियस साइकिल कि आप पेशेंट के पास जाओगे, पेशेंट को लास्ट टाइम का ड्रेसिंग याद आएगा कि ये क्या था, है ना। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि ड्रेसिंग से पहले पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दिए जाए। सुपरफिशियल पेन हो, जैसे बर्निंग टाइप हो या तो स्टिंगिंग टाइप हो, है ना, तो उसमें हम पेशेंट को लिग्नोकेन जेली का भी यूज कर सकते हैं, या तो ओपियोइड्स भी लोकली यूज कर सकते हैं। पेशेंट को जब भी हमें चेंज करना है ड्रेसिंग तो उसके 10 मिनट के पहले
हम पेशेंट को अच्छे से वो जो ड्रेसिंग है वो सोक करेंगे। कैसे सोक करेंगे? तो दैट यू कैन सोक विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन। ठीक है, सो वो अच्छी तरह से वो सोक हो जाए ड्रेसिंग, फिर ही आप उसको निकालोगे तो पेशेंट को पेन कम होगा। ठीक है, फिर अगर सपोज पेशेंट को इंसिडेंटल पेन है, जैसे कि पेशेंट को मूवमेंट के दौरान पेन हो रहा है, तो आप केटामिन सबलिंगुअली दे सकते हो। अभी बहुत ऑर्डर आती है ना, बहुत ही बास है, तो क्या करेंगे? तो दैट इज जनरली कॉज्ड बाय एनाएरोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ इन द डेड टिश्यूज। ओके, सो क्या करोगे पेशेंट को? अभी मैंने बोला कि पेशेंट का ड्रेसिंग है तो सोक करो। ठीक है, अभी सपोज पेशेंट अच्छे से बाथ ले सकता है, हाँ, तो क्या करो? आस्क पेशेंट टू टेक गुड बाथ बिफोर ड्रेसिंग। उसकी वजह से क्या होगा? वो ड्रेसिंग तो सोक हो जाएगा और प्लस जो भी डेड टिश्यूज है वो भी नहाने के साथ निकल जाएगा। तो आपको जो डिब्राइडमेंट करना है वो आप इजीली कर सकोगे, है ना, क्योंकि वो सब एशआर वो जो है डेड टिश्यूज और वो सिक्रीशंस वो जो जमा पड़ा था वो अभी काफी लूज हो गया होगा, तो वो जल्दी से निकल पाएंगे आप और पेशेंट को पेन कम होगा। अच्छा, अभी आपने अच्छे से सफाई कर दी पेशेंट को, ठीक है, वुंड अच्छे से सफाई किया नॉर्मल सलाइन से। ठीक है, अभी क्या करना है? तो आपको टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल लगाना है। कैसे करोगे ये? तो जो मेट्रोजिल टैबलेट्स जो आती है ना, उसको पेशेंट को और केयर टेकर को बोलो कि क्रश करके वो एक अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में भर के रखे। ठीक है, और फिर उसी में से आप पाउडर लेके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो और फिर ड्रेसिंग रख सकते हो। आइडियली जब बड़ा वुंड हो तो क्या करो कि आप ड्रेसिंग मटेरियल लो और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो और फिर वो ड्रेसिंग मटेरियल अच्छे से रखो। और ये ड्रेसिंग मटेरियल ड्राई ना हो बल्कि वैसलिन वाला हो तो भी वो अच्छे से रहेगा, और वैसलिन इज ऑल्सो अ गुड हीलर। ठीक है, तो और चिपकेगा नहीं, है ना, तो आइडियली वैसलिन गॉज यूज करते हैं तो वो भी हम रख सकते हैं। या तो फिर नॉर्मल सलाइन में डिप किया हुआ और उसको अच्छे से स्क्वीज किया हो वो ड्रेसिंग मटेरियल लेके उसके ऊपर मेट्रोनिडाजोल का पाउडर डालो और फिर उसको वुंड पे रखो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पेनफुल वुंड है, ठीक है, तो उस वक्त क्या करोगे? तो आपका जो भी ड्रेसिंग मटेरियल है उस पे पहले लिग्नोकेन जेली डालो और फिर उसके ऊपर मेट्रोजिल पाउडर डालो। ठीक है, कभी कभी सपोज साइनस फॉर्मेशन हो गया है, कैविटी हो गई है, तो आप नेबुलाइजर में मेट्रोजिल सॉल्यूशन डालो 2 ml। जैसे हम नेब में क्या करते हैं, NS डालते हैं, तो उसकी बजाय आप मेट्रोजिल डालो और देन कीप द मास्क नियर द वुंड। ओके, जो वुंड का ओपनिंग है जहां पे साइनस बना हुआ है ना, फिशुला, सॉरी, फिशुला बनी हुई है, वहां पे आप रखो। तो क्या होगा, वो जो फ्यूम्स है वो अभी कौन से फ्यूम्स होगी? वो मेट्रोनिडाजोल की फ्यूम्स होगी, तो वो अंदर तक जाएगी, तो वो भी अच्छे से कवर करेगा और वहां से बदबू आनी बंद होगी। सपोज पेशेंट के ओरल कैविटी में है तो क्या करेंगे? तो यू कैन आस्क द पेशेंट टू टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, बॉइल एंड कूल वाटर, एकदम से ल्यूक वार्म वाटर ले और उसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ये मेट्रोनिडाजोल डाले और फिर उसके कुल्ले करें। सो दैट विल हेल्प इन रिमूविंग बैड ऑर्डर फ्रॉम द और या तो आप बोलो कि हेलिटोसिस है ना, तो वो कम होगा। ठीक है, तो ऐसा ड्रेसिंग हमें कितनी बार करना है दिन में? ट्वाइस इन अ डे। और सपोज पेशेंट को इन्फेक्शन है तो और आपको क्या करना है? तो टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स आपको अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स मेट्रोनिडाजोल आल्सो हेल्प्स इन सच सिचुएशंस। ओके, तो अभी रेडीमेड ड्रेसिंग्स भी अवेलेबल रहते हैं, चारकोल कंटेनिंग ड्रेसिंग्स। तो ऑफ कोर्स वो काफी
महंगे भी होते हैं तो सब पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो हमें पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन देख के यूज करना है। और जो एटमॉस्फेयर में जो ऑर्डर है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो हम चारकोल के जो पीसेस रहते हैं, है ना, जो वुड लकड़ी जलाने से जो निकलते, तो वो पेशेंट के बेड के नीचे रख सकते हैं। ओके, एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में या तो न्यूज़पेपर में रख के कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, तो उसको आप छोटे पीसेस करके पेशेंट की बेडशीट के नीचे रख दो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूज़पेपर की जो इंक रहती है ना, तो दैट आल्सो एब्जॉर्ब्स द ये ऑर्डर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसके सिवा हम कपूर यूज कर सकते हैं, फिर इंसेंस स्टिक्स यूज कर सकते हैं, एयर फ्रेशनर्स तो ऑफ कोर्स है ही, है ना। तो ये सब चीजें हमें यूज करना है, बट वी ऑलवेज हैव टू सी द पेशेंट्स इकोनॉमिकल कंडीशन, राइट। हम ओपीडी में बैठे बैठे या तो जब पेशेंट हमारे पास वार्ड में रहते हैं उसको देख के हम सब कुछ बताएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, है ना। हमें जानना भी चाहिए, तो उसके लिए हमें असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि हाउ मच पेशेंट इज एबल टू अफोर्ड द थिंग्स, ठीक है। बाद में उसको सलाह दे। पेशेंट एकदम पूरा हो और आप उसको फिर एयर फ्रेशनर की बताओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा हमें याद रखना है। तो ऐसे हम जो एटमॉस्फेयर का जो सराउंडिंग ऑर्डर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक्सुडेट है, तो एक्सुडेट को हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो उसकी एक्सुडेट की वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट में देखने को मिलेगी, है ना। तो लार्ज क्वांटिटीज में होगा तो क्या होगा, पेशेंट का ट्यूमर का जो आजू बाजू का वेसल्स है उसमें भी अभी वो ट्यूमर घुस गया है ना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। और बैक्टीरियल एंजाइम्स भी अभी काफी छूट रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सुडेट बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो जो एक्सुडेट नहीं कंट्रोल किया तो उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे ड्रेसिंग बार बार बहुत सॉइल होगा, पेशेंट का बेड लिनन भी सॉइल होगा, आसपास का जो वुंड के आसपास का जो स्किन है उसमें मैसरेशन देखने को मिलेगा, वो आपने ड्रेसिंग रखा है लेकिन उसमें से लीकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अभी उसके लिए कौन सा ड्रेसिंग मटेरियल यूज करना चाहिए। हाँ, तो मैनी फैंसी मटेरियल्स आर अवेलेबल, जैसे फोम्स है, अल्जिनेट्स है, हाइड्रोफाइबर्स है, ठीक है। दीज आर सुपर एब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट्स की जो हम पेशेंट के जो भी क्रैटर है उसके ऊपर रखा तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और जेल फॉर्म कर देगा, ठीक है। अभी एकदम से एक हम घरेलू उपाय रखे तो ये है कि डायापर्स जो होते हैं, है ना, ऑफ कोर्स क्लीन गुड न्यू डायापर्स, ओके। तो वो जो डायापर्स होते हैं तो उसमें भी क्या है कि इट विल एब्जॉर्ब द लिक्विड एंड मेक इट इनटू जेल, है ना। तो ये पेशेंट के वुंड का साइज का काट डालो और उसके ऊपर रखो तो भी वो काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो भी नॉर्मल हम यूज करते हैं जैसे कि कॉटन है या गॉस है, ऐसा पैड है, वो तो हम करेंगे ही। अभी पेशेंट को घर पे करना है तो क्या करेंगे पेशेंट घर पे, तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि उसको वो जो ड्रेसिंग मटेरियल है कैसे उसकी साइज का काटे और उसको कैसे स्टरिलाइज करे, है ना। स्टीम स्टरिलाइजेशन भी पेशेंट को अच्छी तरह से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एनी मटेरियल की सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए, जो वो घर पे उसका पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, उसको छोटा छोटा पीसेस में काटे और उसको स्टीम करे, ठीक है। तो ये जरूरी है और फिर उसको यूज करे। अभी और उसको क्या ध्यान रखना है कि अभी हमने देखा कि ब्लीडिंग होता है पेशेंट को, तो वो ब्लड का कलर देख के भी पेशेंट बहुत घबरा जाएगा, केयर टेकर भी घबरा जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज कीप डार्क कलर्ड क्लोथ्स, ओके। तो हमेशा जब भी ब्लीडिंग हो तो डार्क कलर से वो छिपा जा सकता है, तो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है,
ऐसे कलर के क्लोथ्स हमेशा रखे और क्लीन क्लोथ्स रखे पीसेस, ओके, और उसका यूज करे। अभी एकदम से ब्लीडिंग होने लगा तो क्या करेगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि थोड़े समय तक उसको प्रेस करके रखे, ठीक है। तो ये सब हम ब्लीडिंग में भी देखेंगे। अच्छा, तो अभी इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अभी प्रिस्क्राइब तो कर दी, लेकिन वो ठीक से ले रहा है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर और क्या चीज यूज कर सकते हैं एक्सुडेट कम करने के लिए, तो हनी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। देन सिल्वर और आयोडीन वाले काफी जो ड्रेसिंग के सॉल्यूशंस रहते हैं वो भी काफी अच्छे हैं, तो दे ऑल्सो हैव एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट, सो वो उससे भी हम ड्रेसिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब सिल्वर आयोडीन वाले हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो पेशेंट के क्लोथ्स वो इट विल हैव बैड कलर ऑन इट, ओके। सो जब हम साफ करें ये करें तो उसको भी ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ड्रेसिंग विल बी रिक्वायर्ड। आसपास का जो स्किन है तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखनी है कि बैरियर फिल्म लगाए। तो मेनी टाइम्स क्या होता है, वेस्लिन लगा के रखते हैं तो भी वो अच्छे से रहता है, जो एक्सुडेट है वो बाहर का टिश्यूज को नहीं फैलेगा, ओके। और मिनिमम कांटेक्ट रखे हेल्दी स्किन और एक्सुडेट के बीच में, तो अच्छा रहेगा। कई क्रीम्स भी अवेलेबल रहती है तो वो भी यूज कर सकते हैं। पैलेटिव रेडियोथेरापी कैन आल्सो बी बेनिफिशियल एक्सुडेट कम करने के लिए। ये कई सारे मटेरियल्स दिए हैं मैंने स्लाइड्स में, वो आफ्टरवर्ड्स आल्सो यू कैन read them how different materials are used, जैसे फोम से, कैल्शियम आल्जिनेट से, हर एक का बेनिफिट्स और क्या है ये सब स्लाइड्स में मैंने दिए। स्लाइड्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू। हनी इज ऑल्सो क्वाइट गुड, ओके, सो हनी यूज कर सकते हैं। चारकोल डेकिंग सॉल्यूशन, सो दैट ऑल्सो इज यूज्ड। मेट्रोनिडाजोल हमने ऑलरेडी देखा। अभी ब्लीडिंग हो गया जैसे हम डिस्कस करने जा रहे थे, तो जब भी आप चेंज कर रहे हो ड्रेसिंग, कुछ साफ कर रहे हो तब हो सकता है ना, या तो फिर आपका ड्रेसिंग मटेरियल जब वो रफ एज वाला हो वो छू गया तो उससे हो सकता है, ठीक है। तो लोकल प्रेशर करके रखो, उसको दबा के रखो 10 मिनट्स तक, और फिर भी हो रहा है तो कभी कभी लॉन्गर टाइम पीरियड तक भी प्रेशर देना पड़ता है। इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीटमेंट देनी जरूरी है। टॉपिकल यूज ऑफ सुक्राल्फेट पाउडर इज ऑल्सो यूज। सुक्राल्फेट अगेन टैबलेट्स आर अवेलेबल, सो उसको ग्राइंड करके अगेन उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो क्या करते हैं, वो कोट कर देता है, तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं होता। इवन इथामसिलेट और ट्रेनेक्सेमिक एसिड भी सिस्टमिक यूज कर सकते हैं। एड्रेनालिन पैक्स ऑल्सो मेनी टाइम्स इट इज यूज, बट इट हैज टू बी यूज्ड विथ कॉशन, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो नेचुरली ब्लीडिंग ज्यादा फोर्स से होगा, तो ये ध्यान रखना है। स्टेरिलाइजेशन घर पे कैसे करना है, ये ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि क्या करना है ड्रेसिंग मटेरियल के लिए, और सलाइन तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस, ओके। और क्या ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग करना है बिफोर आफ्टर ड्रेसिंग, देन डार्क कलर क्लोथ्स यूज करने हैं हर बार, ये ध्यान रखना है। और मटेरियल कहाँ पे डिस्पोज करना है ये भी हमें उनको बताना है, राइट। सो दैट सिचुएशन विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, सो वी हैव टू सी टू इट ऑन रेगुलर फॉलो अप। और हो सके तो होम केयर विजिट करनी चाहिए। अच्छा, अभी बाय चांस मैगट्स आ गए तो क्या करें, कभी भी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी न आए उसके लिए क्या करना है, और आए तो क्या करें, ठीक है। सो ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू कीप द वुंड कवर्ड, ओके, क्योंकि मैगट्स कहाँ से आते हैं, वो जब हाउस फ्लाई बैठती है उसके ऊपर,
अंडे रखती है और वो अंडे में से फिर मैगट्स बाहर आते हैं। तो हमें वो पेशेंट के माइंड में वो घुसाना है कि ये मैगट्स और कुछ नहीं लेकिन मक्खी के अंडे में से निकलती हुई जीवात है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ऑलवेज बी इन द नेट, मॉस्किटो नेट ज्यादातर समय, और कीप द पार्ट कवर्ड। ओके, क्योंकि वो ऊजिंग बाहर आया और फिर बदबू आई तो उससे मक्खियां तो आने वाली है। तो आपको पेशेंट को अच्छी तरह से समझाना है और केयर टेकर को भी अच्छी तरह से समझाना है, एंड दे फॉलो। ओके, जब वो समझते हैं ना तो आपकी हर बात फॉलो करेंगे, एंड वंस it starts decreasing na, then they will have more and more faith in you. Okay, so वो faith खड़ा करना आप में वो बहुत जरूरी है। रेगुलर क्लीनिंग करनी है, ड्रेसिंग करना है। फिर भी अगर आ गया तो क्या करना है, वो टर्पेंटाइन ना कई लोग उसमें अंदर डालते हैं, तो टर्पेंटाइन अंदर वुंड में नहीं डालना है, दैट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर द पेशेंट। ठीक, तो जो भी हमारा गॉस पीस है वो टर्पेंटाइन में डालो और फिर वो जो टर्पेंटाइन की स्मेल वाला जो गॉस पीस है वो लाओ पेशेंट के वुंड के पास। ठीक है, जब वो वुंड के पास आएगा तो क्या करेगा, टर्पेंटाइन विल कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मैगट्स एंड मैगट्स विल ट्राई टू कम आउट, जंप आउट ऑफ द वुंड। सो एट दैट टाइम आपको थंब फोर्सेप्स के एक एक करके बाहर निकालना है। आपको थंब फोर्सेप के साथ अंदर नहीं जाना है, वरना क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो थंब फोर्सेप से आप उसको छूना चाहोगे वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपको फोर्सेप्स अंदर नहीं डालना है वुंड में, वरना क्या होगा, वो छोटी मोटी ब्लड वेसल होगी, उसको आप इंजर कर सकते हो और ब्लीडिंग हो सकता है। तो नेवर फॉलो द मैगट्स इनटू द वुंड विद द थंब फोर्सेप्स। ओके, ये हमें हर बार याद रखना है, और पेशेंट का रिलेटिव्स अगर कर रहा है ये ड्रेसिंग तो उसको भी बताना है, वरना वो आपके पास ब्लीडिंग के साथ आएगा फिर। और दिस गिनना भी है, जब वो निकाले तो वो एक छोटा सा बर्तन रखे कि जिसमें भी टर्पेंटाइन डाला हो और उसमें डाले तो ये सब मैगट्स मर जाएंगे। ठीक है, और हर बार जितनी भी बार आप ड्रेसिंग करते हो आपको गिनना पड़ेगा कि पहले बार में 10 आए, दूसरी बार में कितने आए। ठीक है, तो उसके जब वो डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर्स तो आपको पता चलेगा कि नहीं आप जो कर रहे हो वो अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिपीट द ड्रेसिंग्स इन दिस वे। ओके, एंड जब भी ड्रेसिंग करो, जब उसको कवर करो, जब भी आप माइक्रोपोर लगाओ तो कोई भी गैप्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो ड्रेसिंग और स्किन के बीच में, हाँ, ऑलवेज कीप इट कवर्ड, सो कहीं से भी अंदर नहीं जाएगा। ओके, दिस इज द वुंड विथ मैगट्स। अदर लोकल एप्लीकेशंस भी है, जैसे मिनरल ऑयल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इथाइल क्लोराइड है, काफी कुछ लोकल एप्लीकेशंस भी यूज हो रही है मैगट्स के लिए, तो उनके एग्जांपल्स है। व्हाट वी यूज इज टर्पेंटाइन ऑयल इन आवर institute. Surgical debridement that also can be used for removal of maggots. Okay, and oral medications like ivermectin, albendazole. Okay, कई सारी जगह पे जब भी मैगट्स होते हैं तो albendazole दी जाती है, so that also is effective. Okay, or antibiotics like clindamycin. So this use of these three medicines is known as triple therapy. Okay, so research study बता रही है कि that is also quite effective. Okay, so psychological issues, again we have to, it will come again and again, right? So counseling जरूरी है, coping mechanism, वो कैसे cope कर रहा है उसको सिखाना है, कुछ भी distraction methods या कुछ भी कैसे भी वो अपने जो डिप्रेशन है या कोई भी नेगेटिव थॉट्स है उसमें से उसको बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। पेशेंट के रिलेटिव साथ में आके बैठे, है ना, हम पैलिएटिव केयर टीम मेंबर्स साथ में जाके बैठे, उसके साथ बातें करें टाइम टू टाइम, सो दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव।
ओके, वुंड ऑलवेज कवर करके रखे तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्लोथ्स रखे डार्क कलर के तो वो ब्लीडिंग हाइड करेगा, ये सब हमें बताना है उसको। देन ऑल्सो इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू कोप अप, देन हमें पेशेंट का जैसे एमएससी करना है ना, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन भी करके हम पे पता चलेगा कि पेशेंट को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए कुछ दवाइयां देने की जरूरत है, तो हम ऑफ कोर्स डॉक्टर को बोल सकते हैं। पेशेंट की और पेशेंट के फैमिली की सोशल नीड्स क्या है हमें आइडेंटिफाई करना है, वेदर सपोर्ट कहीं जरूरी है, पेशेंट को कोई हर एक जगह पे अलग सी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती है तो उसको कैसे वो अवेल कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन अगर हम जब भी उनको हेल्प कर सकते हैं तो दे ऑलवेज फील गुड about it and they can avail them and can be helpful for the family। तो ये हमेशा हमें करना है। कोई एनजीओ हो तो उसका एड्रेस बताओ, है ना, तो ये सब हेल्पफुल रहता है। जब भी स्पिरिचुअली काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो हमें रिलेटिव्स के अलावा भी अगर रिलीजियस लीडर्स है वो आके प्रेयर्स करवाए, ये सब है, उनकी कोई लास्ट विशेस है वो पूरी करनी है तो ये सब कर सके, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एंड विद दिस मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है काफी टाइम हो गया तो मैं एंड करना चाहूंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं। आई होप it was beneficial, you understood the थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही जानकारी मिला होगा सबको मेरे ख्याल से। प्रेजेंटेशन से बहुत बेसिक डिटेल्स, बहुत डिटेल आप दे रहे थे। सिस्टर प्रमीला, आपने शायद हैंड रेज किया था लेकिन अब नहीं दिख रहा है। आज सबने प्रॉब्लम्स भी अच्छी बताई तो मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ा इंटरेक्टिव था। और जब हाँ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं सही तो अच्छा है, हमेशा करना चाहिए, तो हम एक दूसरे से भी काफी कुछ जान सकते हैं। मैम ओरल अल्सर वाला बता दीजिए ना, कैसे करेंगे? ओरल अल्सर, अच्छा ओरल अल्सर में क्या कर सकते हैं कि जब वो अभी उसके लिए खाने का भी बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना, और अभी बदबू भी मुंह में से ही आ रही है, तो वो आप हाफ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लीजिए और उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ये लिक्विड जो मेट्रोनिडाजोल होता है ना, जो हमारा पाइंट वाला आता है 100 ml वाला, तो उसमें से आप लेके डालो, दैट गिव्स वेरी बीटर टेस्ट। ओके, सो आपको पहले से पेशेंट को बताना है कि ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही बीटर है, लेकिन इससे आप कुल्ला करोगे तो काफी हद तक उसका जो बैड स्मेल है वो चला जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से वो खा भी नहीं पाएगा, ये सब भी रहेगा, राइट। सो मेनी ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, पेशेंट इज ऑन एनजी ट्यूब, right? Many patients, they prefer to take oral, though they have the ulcer and everything, but they prefer to take oral only, right? तो उस टाइम पे हमें क्या बोलना है, तो एक तो उसमें ज्यादातर मसाला ये सब नहीं रखना है और एकदम से सेमी सॉलिड रखे। कई बार क्या होता है एकदम से लिक्विड रखे ना तो भी उनको अंदर जाने में मुश्किल होती है, खाना अंदर निगलने में, ठीक है, तो थोड़ा सेमी सॉलिड रखे तो वो निगलने में आसानी रहती है। ऑफ कोर्स दैट विल डिपेंड ऑन, यू हैव टू टेक डिटेल हिस्ट्री, वो पेशेंट को कैसे अंदर जाता है, कैसा खुराक वो रखे, कंसिस्टेंसी क्या रखे तो वो ले सकेगा, तो वो आपको डिटेल में हिस्ट्री पेशेंट से लेके फिर उसको बताओ कि वो उसको क्या क्या खाना है,
कई बार क्या रहता है कि पेशेंट को ना रिलेटिव्स दे गिव ओनली क्लियर फ्लूइड्स, ठीक है, उबला हुआ वो दाल का पानी निकाल के देंगे, राइस वाटर देंगे, और पेशेंट के अंदर कुछ भी नहीं जाता है, तो उसकी वजह से इमेसिएटेड बहुत ही हो जाता है पेशेंट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, उनको बताओ कि even through Ral's tube also they do like that, they will give only coconut water, only rice water, तो पेशेंट के अंदर तो शरीर में तो कुछ जाता ही नहीं है, तो नेचुरली वो माल नरिश ही हो जाएगा, है ना। तो आपको उनको बताना है कि जो भी घर पे खाते हैं वो सब दो, क्वांटिटी कम होगी उसमें पानी ज्यादा होगा, उस उतना ही फर्क होगा, बाकी सब आप दे सकते हो। और पेशेंट कितना खा सकता है, जैसे वो इतना बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं ले सकेगा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा दे, और 2 घंटे के 3 घंटे के टाइम गैप पे वो ले, सो दैट इज गुड, राइट। और उसको प्रोटीन ज्यादा लेना है, तो वो लोकल रिसोर्सेस क्या है प्रोटीन का, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों में क्या रहता है फिर कि पेशेंट दे डेवलप सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ठीक, तो उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन न रहे उसका भी हमें काफी हद तक असेसमेंट करके इलाज करना है, प्रिवेंट करना है। ओके मैम। मेट्रोनिडाजोल की वजह से जलन होगी ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को जब पेन है तो, और जब वो ऐसा बर्निंग सेंसेशन वाला पेन है ऐसा जब आपको बोलता है, तो जैसे हमने स्लाइड में देखा कि यू दैट डीप और यू कीप द जाइलोकिन जेली जो आती है ना, लोकल एनेस्थेटिक जाइलोकिन जेली, तो वो ना आप ड्रेसिंग मटेरियल पे रखो और उसके ऊपर वो मेट्रोनिडाजोल स्प्रिंकल करो और फिर वो लगाओ, ठीक है, तो उससे भी अच्छा रहता है। कभी कभी वो डायरेक्टली हमें लिग्नोकिन जेली का भी वो स्प्रे करना पड़ता है, तो भी जो वो जलन और वो सब कम होता है। और मैंने शीबा मैडम से ही सुना था कि दे इवन यूज द लोकल एप्लीकेशन ऑफ दिस टैबलेट, कौन सा, मॉर्फिन टैबलेट का पाउडर, but we don't use it, so I have no experience of it. You may ask Shiba sister or Shrija sister, you can find out and let them know about how to use. लोकली कई बार बेरसोर और वो सब ड्रेसिंग में पपैया भी यूज होता है, तो रॉ पपैया को स्मैश करके वो लगाओ, या तो एलोवेरा लगाओ, तो दैट आल्सो विल सक ऑल द दैट secretions and it will keep the wound dry, so ये भी करते हैं लोकली। so लेकिन मैंने जो आपको बताया सैनिटरी पैड वाला है ना, सो दैट इज क्वाइट यूजफुल, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दैट cut it in the shape of the wound and then keep it over it, so अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। और कोई प्रिया रंजन का एक क्वेश्चन आया था, उन पर मेट्रोनिडाजोल पाउडर, हाँ वही मैंने बताया, वो मेनी टाइम्स दैट कैन, वो मैंने बताया कि जो मेट्रोजिल है, लेकिन वो पेन ही ये सेंसेशन वाला है ना, जलन की सेंसेशन वाला, तो उसके लिए जाइलोकिन जेली यूज करने का, फिर उसके ऊपर मेट्रोनिडाजोल पाउडर लगाने का, किसी और सो दैट कुछ एनेस्थेटाइज हो जाएगा पूरा।
किसी और को कुछ है डाउट्स? हैवी ब्लीडिंग अचानक से होने लगे मैम वुंड से, तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? एक तो प्रेशर करेंगे ही, फिर उसके प्रेशर बाद करेंगे। हाँ, सो लोकली तो दे विल बी एबल टू डू ओनली प्रेशर, वो एरिया पे दबा के रखे, और फिर डार्क कलर का यूज करें, क्लोथ्स यूज करें, वो हमें खास बोलना है, क्योंकि वो ब्लीडिंग देख के ही घबरा जाएगा, है नहीं। और फिर उसको with telecommunication they can access help of doctor or nurse, palliative nurse, how to go about it. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ऐसा रहता है ना, तो उनको ये ट्राइनेक्सेमिक एसिड और वो सब टैबलेट्स और वो सब प्रिस्क्राइब करके ही रखते हैं, तो देन दे हैव टू क्रश द टैबलेट एंड स्प्रिंकल इट ऑन द वुंड। जनरली ऐसा रहता है। फिर भी बहुत बढ़ गया है तो फिर देन दे मे हैव टू सीक द हेल्प ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी। पहले से पेशेंट को बता के रखो कि क्या हो सकता है ना, तो वो डर कम होगा। that will depend on the site where the wound is. Suppose it is on the neck or it is on the chest, then we have to prepare them beforehand कि ये हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ना हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, सब अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं हो, जाओ जाओ जाओ, ऐसा कहते हैं। सो ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो आप में विश्वास करेगा, दूसरी बार आएगा। क्योंकि ये पेशेंट्स में कभी हर 100 डेज में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है ना, तो हमें ऑलवेज वी हैव टू ट्रेन देम beforehand. और केयर गिवर को भी शायद ये एहसास होनी चाहिए कि हाँ ये हो सकता है। हाँ, यस, नहीं तो वो उनका जो विश्वास है हमारे ऊपर वो भी कम होता वो रहेगा। टूट उन्होंने जाएगा। तो कुछ बोलता है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, अब ऐसे हो गया मेरे। और कभी भी ऐसा नहीं रखो जैसे वो कॉल्यूजन है ना, कॉल्यूजन आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजिकल इश्यूज में, तो कॉल्यूजन ना जितनी जल्दी हो सके उतना ब्रेक करो पेशेंट के साथ, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ, तभी वो बाकी के जो भी है उसके डेज वो अच्छे जाएंगे। वरना वो हमेशा लुक गुड कीप गुड ऐसा ही सब ना, सभी गुड़ी गुड़ी रखेंगे तो कुछ गुड़ी गुड़ी नहीं होगा ना। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर वो अपने हेल्थ प्रोफेशनल पे ठोक देंगे कि तो आपकी वजह से वो, आपने हमें बताया ही नहीं। कितने ने देखा है इसमें से जो भी है, कितनों ने देखा है फंगेटिंग वुंड्स? किसी ने नहीं देखा आज तक। किसी ने नहीं देखा? ठीक है, कोई बात नहीं। देखी हूँ मैम। देखी है? अच्छा, गुड। मैंने मेरा फर्स्ट पेशेंट पेलियम में देखा था। वो शी वॉज नॉट सो ओल्ड लेडी एट दैट टाइम, शी वॉज अराउंड 60 years, 55-60, और उसको ब्रेस्ट कैंसर था और उसके ऊपर ये प्रॉब्लम था, और देन आफ्टर 2 days शी डाइड। बट देन मैंने एक होम विजिट में भी वहीं पे देखा था त्रिवेंद्रम में। जो मैंने ये फोटो रखा है ना, वो लेडी का परमिशन लेके फोटो लिया था कि मैं लूं क्या आपका फोटो। शी वॉज हैप्पीली, शी एग्रीड एंड अलाउड मी टू टेक, वो था। और फिर मेरे स्टूडेंट्स इधर जाते हैं होम केयर में हमारे होम पैलेटिव डिपार्टमेंट के साथ, तो तब का वो लेडी को तो मैंने नहीं देखा वो, लेकिन वो पेशेंट का सेम वे ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन वो पूरी उसकी
3/4 chest, you can say 3/4 chest was just mess. I just saw the photograph. My student had assisted the sister, but it was horrible. After on second day, I think after they visited her on second या third day, she died. So you can imagine कि just ऐसे वो ने राह देख रहे हैं मरने की. बहुत ही खराब कंडीशन अगर थी. कुछ हम उनके पेन के लिए अगर कुछ रिलीफ जो हमसे हाँ, हो सके कर वही. सके तो वही बहुत बड़ी बात है. एटलीस्ट अपने अपनों से अगर वो कुछ बात कर सके पेन को भूल के, तो वही बहुत. अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है, चैट में आई थी, मैंने देखा है, मैंने देखा. अच्छा, ओके, चैट में आ रहा है. Yeah, so maximum, I mean, comfort is pain-free, keep them pain-free, and the maggots-free. That is. कम से कम जो आखिरी अलविदा जो बोलना है वो कम से कम वो अपनी तरीके से बोल सके, कर तो सके. बहुत बड़ी बात है. वो पेन में रोते रहेंगे तो देखने वालों के मन में भी बहुत they will also feel guilty, no? So ये feeling of guilt जो है, that creates many other problems. So social problem, emotional problems बहुत. Emotional problems. जैसे देखने वाले भी सोचते हैं मैं इतने कर रही हूँ इसके लिए, मेडिसिन मैंने ला दिया, मेरे से जो कुछ भी हो सका मैं कर रही हूँ, खाने के लिए भी दे रही हूँ, लेकिन इसका पेन नहीं जा रहा है, हमेशा रोती नहीं जा रहा है. So pain relief is must. और कुछ किसी को कहने के लिए? अगर नहीं है तो अन्ना मैम, with your permission, आज के लिए वाइंड अप करें हम? Yes, sure. Thank you so much for joining. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और आप सबके लिए थैंक यू, आपने टाइम लिया. आज सैटरडे है, वीकेंड है, फिर भी आप सबने ज्वाइन किया और बहुत इंटरेक्शन भी किया. आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. तो अगले सेशन पे मिलेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. बाय बाय.